हेलो। गुड मॉर्निंग साथियों। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं फिजिक्स। क्या लेकर के आए हैं? फिजिक्स, जो जनरल एग्ज़ाम में पूछती है। ठीक है, फिजिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भौतिकी। क्या कहेंगे? भौतिकी कहेंगे। चलिए, आए बात समझ में। तो इस भौतिकी के अंतर्गत जो है हम कवर करेंगे, क्या क्या चैप्टर कवर करेंगे जो पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले पढ़ेंगे मैकेनिक्स। क्या पढ़ेंगे? मैकेनिक्स पढ़ेंगे। यांत्रिकी, यांत्रिकी हिंदी में कहेंगे यांत्रिकी। दूसरे में क्या पढ़ेंगे हम लोग? लाइट, लाइट, इसको कहेंगे प्रकाशिकी। क्या कहेंगे? प्रकाशिकी, प्रकाशिकी, प्रकाशिकी। ठीक है। चलिए, तीसरे में क्या पढ़ेंगे हम लोग? साउंड, साउंड, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? ध्वनिकी, ध्वनिकी। ठीक है। चलिए, चौथे में क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक। मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक यानी चुंबकीय, चुंबकी, चुंबकी एवं विद्युतिकी, विद्युतिकी, विद्युतिकी। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स। क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न फिजिक्स, जो क्वेश्चन पूछती है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स। आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी। ठीक है, आधुनिक भौतिकी। आई बात समझ में? चलिए, तो सबसे बड़ा जो चैप्टर हमारा है वो मैकेनिक्स है, क्योंकि मैकेनिक्स के अंदर ही आपको पढ़ना होगा गति की, मोशन, इसी के अंदर पढ़ना होगा वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी, वर्क एनर्जी, वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर मतलब कार्य, ऊर्जा और क्षमता, कार्य, ऊर्जा और क्षमता। और इसी के अंदर आपको पढ़ना है एक और चैप्टर जिसको आप प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हो। क्या कहते हैं? यानी मोशन ही का पार्ट्स है। क्या है? मोशन का ही पार्ट्स है। तो मैकेनिक्स को हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ये बहुत लंबा चैप्टर्स है मैकेनिक्स, लेकिन हम एक दायरा बनाएंगे। उसी दायरा के अंदर में जो एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, आप जनरल में अगर आ जाते हैं तो यूपीएससी से बात करें, और बाकी जो है लोअर जो भी एग्ज़ाम है, ठीक है, जो दायरा फिक्स है बस वहीं तक रखिए। इससे ज़्यादा ना आगे क्वेश्चन पूछता है ना पूछेगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन है क्वेश्चंस का, क्वेश्चन देख देख करके ये आइडिया है। इसलिए जो हम बाउंड्री फिक्स करेंगे उसके आगे आपको ना देखना है ना देखने की ज़रूरत है। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स से। किससे स्टार्ट करते हैं? मैकेनिक्स से। मैकेनिक्स है क्या? ये मशीनरी चीज़ है, यांत्रिक चीज़ है। ठीक है, मैकेनिक्स है क्या? यांत्रिकी है, ये मशीन से रिलेटेड है। इसको जो है कहा जाता है क्लासिकल फिजिक्स। क्या कहा जाता है? मैकेनिक्स को क्या कहा जाता है? क्लासिकल फिजिक्स भी कहा जाता है, क्लासिकल फिजिक्स भी कहा जाता है। आए बात समझ में? क्लासिकल क्या कहा जाता है? क्लासिकल फिजिक्स कहा जाता है। इसको समझने के पहले, मतलब मैकेनिक्स को समझने से पहले, मैकेनिक्स के बारे में पढ़ने से पहले कुछ आता है यूनिट्स। क्या आता है? यूनिट्स एंड फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट्स एंड फिजिकल क्वांटिटी। इसको समझना हमारा लिए ज़रूरी है, तभी जाकर के इसके जो हम लोग प्रॉब्लम को, कंसेप्ट को समझ पाएंगे। यूनिट्स एंड फिजिकल क्वांटिटी, हिंदी में बात करें, हिंदी में बात करें, यूनिट्स को कहते हैं मात्रक। क्या कहते हैं? मात्रक। फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि। ठीक है, कोई भौतिक राशि है जो आपके पास, जैसे मान लिया जाए कुछ भी चीज़ें हैं, कोई सामान है, कोई वस्तु है जो आपको दिख रहा है, ये एक भौतिक राशि है, तो उसका कुछ ना कुछ मापन होगा, मात्रक होगा, उसी को हम लोग कहते हैं मात्रक। देखिए, यूनिट जो है हमारे पास दो तरह के हैं। कितने तरह के हैं? दो तरह के। एक है फंडामेंटल यूनिट्स। क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, जिसको आप कहते हो हिंदी में, फंडामेंटल यूनिट्स को कहते हैं, आप क्या कहते हैं? मूलभूत इकाई। क्या कहते हैं? मूलभूत इकाई कहते हैं, मूलभूत इकाई कहते हैं। ठीक है, मूलभूत इकाई कहते हैं। और एक होता है ड्राइव्ड यूनिट। क्या होता है? ड्राइव्ड यूनिट, ड्राइव्ड यूनिट, एक होता है ड्राइव्ड यूनिट। मूलभूत फंडामेंटल यूनिट्स का मतलब होता है कि ये किसी पर निर्भर नहीं है। तो निर्भर नहीं तो सबसे पहले आया कैसे? तो ये सबसे पहले यानी कुछ भी किसी ने मान लिया, ये माना हुआ एजम्पशन है। क्या है? ये माना हुआ एजम्पशन है, ये ड्राइव्ड है। ड्राइव्ड जो भी होगा, तो ड्राइव्ड के लिए थ्योरी आएगा, ड्राइव्ड के लिए क्या आएगा? सिद्धांत आएगा। फंडामेंटल के लिए कोई सिद्धांत नहीं है, ये मान लिया गया है, एजम्पशन है। आए बात समझ में? तो फंडामेंटल अगर आपसे पूछा जाए तो फंडामेंटल कितने हैं? यानी फंडामेंटल जो स्वतंत्र है,
खुद ही अपने आप में ही क्या है, वो निर्भर है, किसी पर निर्भर नहीं है, अपने आप से ही एक्सप्लेन करता है कि हम ही हम हैं। ठीक है, यानी इसको ड्राइव करने की जरूरत, जो फंडामेंटल पे डिपेंड होगा उसको हम लोग ड्राइव कहेंगे। फंडामेंटल किसी पे डिपेंड नहीं है। ये टोटल कितने हैं, 7 है। कितने हैं फंडामेंटल यूनिट, कितने, 7 है। सबसे पहले पूछेगा कि कौन आया फंडामेंटल क्वांटिटीज में। फंडामेंटल का पहला फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास करंट है। ऑर्डर याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में ऑर्डर भी पूछ देता है कि पहला फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, तो ये हमारा जो है करंट है। दूसरा क्या है, लुमिनस इंटेंसिटी है, लुमिनस इंटेंसिटी है, लुमिनस इंटेंसिटी है। तीसरा क्या है, तीसरा आपका टेम्परेचर है, तीसरा क्या है, टेम्परेचर है। चौथा क्या है, चौथा आपका मास है, चौथा क्या है, मास है। पांचवा क्या है, पांचवा जो है आपका मैटर है, सॉरी पांचवा जो है आपके पास आया लेंथ आया, कौन है, लेंथ है। छठा जो है आपका मैटर है, मैटर है। सातवां जो है आपका लास्ट, ये आपका जो है टाइम है, क्या है, टाइम है। यानी सबसे पहले कौन, तो इसका यूनिट जो होता है, करंट का यूनिट एम्पियर होता है, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट, देखिए एक सिस्टम होता है, यानी हर एक चीज के लिए एक क्या किया गया, बनाया गया, एक सिस्टम बनाया गया। तो यूनिट को डिसाइड करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया, उसी को बोला गया एसआई। एसआई का अगर फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ दे, जनरली पूछता नहीं है, लेकिन जानकारी जो है रहना जरूरी है। अगर जानकारी नहीं, देखिए फिजिक्स हम इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हमको एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे, फिजिक्स हम इसलिए भी पढ़ रहे हैं कि हमारा जो कंसेप्ट, जो अगर आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो सोचने की टेंडेंसी, ठीक है ना, तर्क वितर्क, ये एक डेवलपमेंट होता है। हम इस बिना पे नहीं पढ़ रहे कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और हम कर ले जाएंगे। एक सोच का भी क्या करता है, डेवलप करता है, विकसित करता है। ठीक है, चलिए, तो करंट का जो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी में से पहला क्वांटिटी है, जिसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, एसआई मात्रक, एसआई का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी को कहते हैं कैंडेला, जिसको हम लोग सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर का एसआई मात्रक होता है केल्विन, जिसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। मास का एसआई मात्रक होता है केजी, ये माना गया है। ठीक है, लेंथ का ऐसा मात्रक होता है मीटर, जिसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मीटर। मैटर, ये केमिस्ट्री में आप जो पढ़े होंगे, एक ये मैटर होता है, इसका भी एक यूनिट होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग मोल से। क्या करते हैं, और किसी भी पार्टिकल्स का, जैसे सपोज करिए, अगर आपसे बोला जाए कि 1 डजन बनाना लेकर के आइए, तो आप कितने लेकर के जाएंगे, 12 पीस केला लेकर के जाएंगे। आई बात समझ में। ठीक केमिस्ट्री में भी अगर कह दिया कि 1 मोल लेकर के आइए, तो 1 मोल में जितने अणु होते हैं वो उसमें उपस्थित होता है 6.02 × 10⁻23। इसको कहते हैं हम लोग एवोगाड्रोस नंबर। यानी कोई अगर पार्टिकल कह रहा है, हम अगर कह रहे हैं आपसे कि 1 डजन बनाना लेकर के आइए, मतलब इन केमिस्ट्री के टर्म में हम कह रहे हैं कितना लेकर के आने के लिए, यानी एवोगाड्रोस नंबर के बराबर लेकर के आने के लिए 6.02 × 10⁻23, इसको कहते हैं एवोगाड्रोस नंबर। क्या कहते हैं, एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। आई बात समझ में। टाइम का ऐसा मात्रक होता है सेकेंड। क्या होता है, सेकेंड। तो आपको ये समझ में आया कि 7, यानी कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है। फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं किसको है, यानी जो किसी से ड्राइव नहीं हुआ, ये एजम्पशन किया गया, ये माना हुआ है। ठीक है, इसके लिए जो माना हुआ होता है, यानी किसी ने बताया नहीं, खुद लोगों ने मान लिया। ठीक है, जब कोई कुछ मान लिया जाता है तो उसके लिए थ्योरी नहीं आता है। ड्राइव, तो ड्राइव जो होगा दूसरे पे निर्भर होगा। जैसे आपसे अगर हम पूछे स्पीड की बात करें, तो आपने परिभाषा पढ़ा, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। तो इसका यूनिट बताने के लिए हमका डिस्टेंस का भी यूनिट पता होना है, टाइम का भी यूनिट पता होना। तो बताइए, दो चीज पे ये डिपेंड किया कि नहीं किया। तो जो चीज निर्भर करेगा उसी को हम लोग कहेंगे ड्राइव, जो निर्भर नहीं करेगा वो फंडामेंटल। और हमारे पास कुल फंडामेंटल कितने हैं, 7 हैं। आई बात समझ में। चलिए, अब यहाँ एक कहानी आती है मास का। क्योंकि करंट के हिसाब से एक बात याद इसमें रखिएगा, पहले जो मास को जो एजम्पशन किया गया, माना गया, तो जब माना गया था तो एक मिश्र धातु था, किसका किसका, प्लेटिनम और इरेडियम का। प्लेटिनम और इरेडियम का मिश्र धातु, जिसमें प्लेटिनम कितना था 90% और इरेडियम कितना था 10%। इसके मिश्र धातु का जो एक वजन आया था, ठीक है ना, 1 kg के, मान ले कि 1 kg के बराबर आया था। क्या था, 1 kg। इसके मिश्रण को 1 kg बोला गया, इसके मिश्रण को क्या बोला गया, 1 kg बोला गया। यानी कौन कौन धातु था,
प्लेटिनम और इरेडियम। लेकिन इसका एक अपवाद आया। क्या अपवाद आया? कि ये जो मिश्र धातु था ये निर्भर करता था गुरुत्वाकर्षण पे। किस पे निर्भर करता था? ग्रेविटेशन पे निर्भर करता था। ठीक, ग्रेविटेशन के पे निर्भर करने के कारण आप जानते हैं कि ग्रेविटेशन का वैल्यू जो होता है वो हर जगह चेंज करते रहता है। तो इस वजह से ये क्या हो गया, ग्रेविटेशन पर निर्भर करने के कारण इसका जो वैल्यू होता था वो अलग अलग होने लगा, अलग। तो मान ली कि साधारणतः कल्पना कीजिए कि हम लोगों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन आप सोना चांदी जब खरीदने जाएंगे तो वहाँ पे इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा। इसीलिए इसको हटा करके और एक नई परिभाषा, एक नई जो है यूनिट मात्रक लेकर के आया 2019 में, जो लगभग 7 देशों ने इसको स्वीकार किया है, ठीक है ना, भारत सहित। उसमें इसमें क्या आधारित लिया है? एक था 3 कंसेप्ट इसमें लाया था। अगर क्वेश्चन आपको आ जाए तो 3 कंसेप्ट यानी 3 थ्योरी के आधार पे इसका परिभाषित किया गया। एक को लिया गया प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक नियतांक, ठीक है, प्लैंक नियतांक के आधार पे। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय एवं विद्युतीय प्रभाव, विद्युतीय बल, चुंबकीय एवं विद्युतीय बल के अनुसार ये ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? यही इंपॉर्टेंट है। तीसरा है एक ऐसा तुला दिया जो इस पे यानी ग्रेविटेशन पे प्रभावित नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसको इसलिए लाया गया कि ये जो होता है वातावरण पे निर्भर नहीं करता है, वातावरण पे निर्भर नहीं करता है। जो उससे निकल करके आएगा, एक व्यापक पैमाना आएगा, वो एग्जैक्ट आएगा, क्योंकि ये वातावरण पे निर्भर नहीं करता है। और वातावरण पे जब निर्भर नहीं करता है तो जिसके कारण इस पर ग्रेविटी प्रभाव नहीं डालेगा। और जब ग्रेविटी प्रभाव नहीं डालेगा तो ये क्या करेगा, जो एक निचोड़ निकल करके जो एक्चुअल जो वैल्यू आएगा वही रहेगा, उसमें बदलाव नहीं होगा। ये 3 पॉइंट क्या है ना, याद रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट याद है हमारे पास ये है, ये प्लैंक कांस्टेंट को जो है एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जनरली मॉडर्न फिजिक्स में आएगा, जो वहां पे आएगा हम चर्चा कर देंगे। आए बात समझ में? तो यहां तक आपको यूनिट समझ में आया होगा। कुछ यूनिट्स है हमारे पास जिसको याद रखना जरूरी हो जाता है, जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। एग्जाम में क्या करता है, डायरेक्ट, जैसे आपसे अगर पूछ दिया जाए बल का एसआई क्या होता है, ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, ये है एसआई यूनिट। तो बल का होता है क्या, न्यूटन। बल का होता है न्यूटन। दाब का होता है पास्कल, ठीक है, दाब का क्या होता है, पास्कल। और आ जाइए कार्य या ऊर्जा, इसका होता है जूल। ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल। ये हम आपको अभी बताएंगे कि जूल का कुल 4 मात्रक होता है, ये याद रखें, VVI। जूल का कुल 4 मात्रक होता है। कौन कौन 4 मात्रक है तो हम बता देते हैं, इसका ऑर्डर भी बता देंगे। पहला होता है कैलोरी, दूसरा होता है जूल, तीसरा होता है अर्ग, चौथा होता है ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन, तो सबसे बड़ा जो होता है, ऑर्डर अगर पूछे आपसे तो सबसे बड़ा होता है कैलोरी, सबसे बड़ा कैलोरी, उसके बाद जूल, उसके बाद अर्ग, ठीक है। ऑर्डर में लिखने के लिए अगर पूछ दे कि जूल का यानी ऊर्जा का जो है 4 मात्रक होता है, कौन कौन होता है, तो याद रखिएगा कैलोरी, याद रखिएगा जूल, याद रखिएगा अर्ग, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई बात समझ में? पूछेगा इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कैलोरी है, उसके बाद जूल है, उसके बाद अर्ग है, उसके बाद यानी ऊर्जा का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, ऊर्जा का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन हो गया, सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी मात्रक जो हो गया ईवी हो गया ऊर्जा का, ठीक है। इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर मैंने डिस्कशन में बच्चों को बताया था और डायरेक्ट एसआई के एग्जाम में पूछा था क्वेश्चन ये, ठीक है। ईवी लिख दिया गया था। मैं एक एक क्वेश्चन को, मैं अगर जो भी मैं बता रहा हूं बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं, एग्जाम में जो पूछा उसी के आधारित में मैं बता रहा हूं। दायरा फिक्स कर दिया, इसके आगे न पूछेगा न पूछने की संभावनाएं हैं, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन अनुमान कैसे लगाया जाता है, ऐसा नहीं कि मैं ज्योतिष कर बैठा हूं, नहीं, अनुमान प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख करके लगाया जाता है। 10 साल 20 साल जो है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब देख लिया जाता है कि इसने कहाँ कहाँ टच किया, किस किस टॉपिक को टच किया, उसी से प्रिडिक्ट किया जाता है, ठीक है ना। ये नहीं कि एक ज्योतिषी किया कर लिया गया या एक भविष्यवाणी कर लिया गया कि नहीं यही सब चीज पूछेगा। बस जो पूछेगा, जहां पूछेगा हमको पढ़ते चले जाना, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए, अगर यहां पे पूछ दे आपसे करंट का मात्रक क्या होगा, धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर,
धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर। जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लाइट प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष का ऐसा मात्रक क्या होता है, ये मीटर होता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष का ऐसा मात्रक मीटर होता है। खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई का मात्रक क्या होता है, खगोलीय इकाई का भी मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। और उसके बाद एक पार्सेक आता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, पार्सेक का भी ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। लेकिन आखिर ये तीनों है क्या, तो प्रकाश वर्ष, खगोलीय, खगोलीय इकाई और पार्सेक, ये तीनों में अगर ऑर्डर पूछ दे, देखिए ये तीनों जो है ये अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में ये मापा जाने वाला दूरी है। आई बात समझ में। प्रकाश वर्ष कहते हैं किसको, यानी एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 9.45 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। ये याद रखिएगा, ठीक है। खगोलीय जो है इकाई, इसकी जो वैल्यू होती है 1.5 इंटू 10 के पावर 11 मीटर होती है। आपको अंदाजा लग गया होगा कि अगर इस दोनों में पूछा जाए आपसे कि बड़ा कौन है, तो आप ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा, प्रकाश वर्ष आएगा। ठीक है, लेकिन पार्सेक की बात कर दिया जाए तो ये पार्सेक जो होता है, एक सेकेंड जो होता है, एक सेकेंड लेक्टोमीटर जो होता है, उसमें जो तय क्या जो दूरी होता है उसी को हम लोग पार्सेक कहते हैं। और ये क्या कहते हैं, एक लेक्टो सेकेंड जो होता है ये 3.25 वर्ष के बराबर होता है। बताइए, एक लेक्टो सेकेंड 3.25 वर्ष के बराबर होता है, तो ये बताइए सबसे बड़ा कौन हो गया। तो अगर ऑर्डर आपसे पूछ दे, प्रकाश वर्ष को मैं कोड में देता हूं लाइट ईयर, क्या देता हूं, LY, लाइट ईयर लिख दिया, लाइट ईयर। ठीक है, खगोलीय को लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। चलिए, पार्सेक को मैंने P लिख दिया। ठीक है, ऑर्डर अगर आपसे पूछे तो सबसे बड़ा होता है पार्सेक, सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है पार्सेक, सबसे बड़ा होता है पार्सेक। उसके बाद होता है लाइट ईयर, उसके बाद होता है AU। ये याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आपसे। यानी सबसे बड़ी इकाई किसकी, पार्सेक की, उसके बाद किसकी, तो प्रकाश वर्ष की, उसके बाद किसकी, तो खगोलीय इकाई की। आई बात समझ में। तो आई होप कि यहां तक समझ में आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं बल की। किसकी बात करते हैं, बल की। तो बल का आपने यूनिट पढ़ा, क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। चलिए, बल जो होता है, बल को जनरली जो हम लोग पढ़ते हैं चार तरह में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं, चार तरह के। आपने पढ़ा होगा प्रबल बल, दुर्बल बल। आज सिर्फ मैं क्या बेसिक मैं चीज बता रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में जो आपका स्टार्ट होगा मोशन, यानी लॉ ऑफ मोशन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहले हम लोग बल के बारे में जान लेते हैं। तो बल देखिए, अगर आपसे पूछे कि बल है क्या, तो बस कुछ नहीं है बल। बल वह चीज जो क्या करे, किसी वस्तु में उसकी क्या दिशा में परिवर्तन ला दे। यानी बल को हम इस तरह से परिभाषित करेंगे कि जब किसी वस्तु पे अगर बल लगता है तो उसकी दिशा में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। उसके स्थान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। आए बात समझ में। उसकी पोजीशन में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। और हमेशा व्यक्ति चाहता है कि अपने अनुकूल, मतलब हम अपने अनुकूल ही रहे, हमारी स्थिति में बदलाव ना आए। ये मानव का नेचर है। जैसे आप सुबह में जगना पसंद नहीं करते, इसलिए नहीं जगना पसंद करते क्योंकि आपकी क्या हो जाएगी, रूटीन बदल जाएगा। बदलना कोई नहीं चाहता, जो जिस हाल में रहना चाहता है उसी हाल में रहना चाहता है। आए बात समझ में। अगर उसके विरुद्ध कोई चीज अगर लगा, अगर आपकी कोई वो चीज पोजीशन को, स्थिति को अगर बदल रहा है, तो वो बदलने वाला कार्य कौन करता है, बल ही करता है। आए बात समझ में। अगर स्थिति को बदल रहा है, यानी बल जो है किसी वस्तु पे लग करके उसकी वस्तु को दिशा में, स्थिति में परिवर्तन ला दे, तो बल है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो बल नहीं है। ठीक है। अब मान लीजिए, सपोज करिए कि कोई चीज है, ये यहीं पे रुका हुआ, अगर इसको पुशअप करेंगे ये इधर की ओर जाएगा। तो ये इधर की ओर जाए तो इसमें कुछ ना कुछ जरूर है जो बाह्य बल काम कर रही है, और बल लगने के कारण इसकी स्थिति में क्या आया, परिवर्तन आया है। तो बल जो है जनरली हम लोग पढ़ते हैं नाभिकीय बल। क्या पढ़ेंगे, नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। दूसरा है चुंबकीय, चुंबकीय या विद्युतीय, विद्युतीय बल। ठीक है। तीसरा है
तीसरा है वांडरवाल फोर्स, आप सुने होंगे वांडरवाल बल, वांडरवाल बल। चौथा है गुरुत्वाकर्षण बल। पहला ऑर्डर लिख देता हूं, नाभिकीय बल जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स, चुंबकीय मैग्नेटिक, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। वांडरवाल, वांडरवाल फोर्स। लास्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको आप गुरुत्वाकर्षण बल कहते हो, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। चलिए, एक्चुअली में जब हमारे ये पढ़ते हैं तो आप अगर आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन है, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन है, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन है, तो नाभिकीय बल जो होता है सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि ये जो होता है अल्प दूरी पे लगता है। कितना दूरी? 10 के पावर माइनस 15 मीटर, 10 के घात 15 मीटर पे लगता है, ठीक है। 10 के जो है मतलब प्रोटॉन, अब परमाणु स्ट्रक्चर पढ़े होंगे इस तरह से, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यही रहता है। तो प्रोटॉन एक ही प्रोटॉन थोड़ी है, उसमें प्रोटॉन जो होता है जनरली पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच रिपल्सन होता है, विकर्षण होता है। लेकिन आखिर पॉजिटिव पॉजिटिव एक जगह रुक कैसे गया? तो वहीं पे है कोई ना कोई बल जो है जिसके वजह से क्या हो रहा है, काम कर रहा है, एक जगह रुका हुआ है, तो वो बल हमारा है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल के कारण ही क्या है, वहां पे वो रुका हुआ है। इसमें जो डिस्टेंस होता है 10 के घात माइनस 15 होता है, ठीक है। चलिए, चुंबकीय बल ब्रह्मांड में दूसरा जो है मजबूत बल है, क्या है? दूसरा मजबूत बल है कौन? चुंबकीय बल। लेकिन इसमें कारण है, ये भी कम दूरी, यानी इसको ना हम कम कह सकते हैं ना ज़्यादा कह सकते हैं, एक मध्यम की दूरी हम बता सकते हैं। और इसका एक कारण है कि जब भी लगेगा आवेश के बीच में ही लगेगा, चार्ज के बीच में ही लगेगा। और यहीं पे जब आवेश आ गया तो आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलॉम, एक याद रख लीजिएगा, कूलॉम, ठीक है। आवेश का ऐसा मात्रक कूलॉम होता है। यानी ब्रह्मांड का अगर पूछा जाए कि दूसरा स्ट्रॉन्ग बल फोर्स कौन है, तो आपका चुंबकीय आंसर आना चाहिए। पहला कौन है? नाभिकीय। तीसरा कौन है? तो तीसरा है वंडरवाल। तो ये वंडरवाल फोर्स जो है, जब आपको ना चुंबकीय दिखे, ना न्यूक्लियर दिखे, ना ग्रेविटेशन दिखे, और वहां पे आपको अगर बताने के पूछ दे अगर कि ये कौन किस प्रकार का बल है, तो ना ही नाभिकीय आपको दिख रहा हो, ना ही चुंबकीय दिख रहा हो, ना ही गुरुत्वाकर्षण बल दिख रहा हो, तो जो दुनिया का जो भी बल होगा वो वंडरवाल ही बल होगा। यानी वंडरवाल बल जो होता है वो हर चीज में एग्जिस्ट करता है। वंडरवाल फोर्स किसमें? हर चीज में एग्जिस्ट करता है, वो गैस हो कि लिक्विड हो कि सॉलिड हो। जनरली इसमें इनर्ट गैस, जैसे वातावरण में जो गैसेज है उसमें जो बल काम करता है वंडरवाल बल काम करता है। तो यानी ऑर्डर अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे ज्यादा कौन होता है, तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स होता है, नाभिकीय बल। उसके बाद कौन? चुंबकीय बल। उसके बाद कौन? वंडरवाल बल। उसके बाद कौन? तो सबसे जो है कमजोर दुर्लभ कौन है? हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ऑर्डर क्या होगा अगर आपसे ऑर्डर पूछे? तो ये याद रखिएगा, सबसे ज्यादा एनएफ न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद है कौन? मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फोर्स। उसके बाद कौन? तो उसके बाद वंडरवाल फोर्स, ठीक है। उसके बाद कौन? तो ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी सबसे कमजोर कौन? सबसे कमजोर है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर। सबसे मजबूत कौन? न्यूक्लियर फोर्स। ये याद रहेगा आपको कि नहीं रहेगा? तो यहां तक आपको समझ में आएगा। यहीं से स्टार्ट होता है। जब हम बल पढ़ लिए तो बल के बारे में जो आप पढ़ेंगे, बल का फॉर्मूला जो होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। देखिए, किसी बॉडी का मास क्या होता है? फिक्स होता है। चेंज कौन करता है? एक्सीलरेशन। यानी त्वरण के परिवर्तन के कारण ही किसी वस्तु में परिवर्तन आता है। आई बात समझ में? जो अगर हम बदलाव जो ला रहे हैं उसके त्वरण में बदलाव ला रहे हैं, त्वरण में बदलाव आने के कारण उसकी वस्तु में क्या होता है? बदलाव आता है। तो आई होप ये क्लास आपका फिजिक्स का जो इंट्रोडक्शन क्लास रहा ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास हम आएंगे मोशन, और मोशन क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मोशन, मोशन इक्वेशन को ड्राइव करते हुए और बताते हुए क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। जहाँ से क्वेश्चन पूछती है तो नेक्स्ट क्लास में हम आते हैं। चलिए, जब तक आप इस वीडियो को देखिए, कंप्लीट देखिएगा, जैसा लगेगा हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमें आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच।